हाँ, सो 13th न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं 13th न्यूमेरिकल में। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 13। ओके, चलो 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। ओके, 0.6 ml एसिटिक एसिड, पहले पढ़ लो थोड़ा पता चल जाए। 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब ये ऐसे भी इतना छोटा है लेकिन फिर भी पढ़ लो, तो ये क्या है, सॉल्यूट है। ओके, क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर में वो डाल रहे हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम और सॉल्यूट के लिए नंबर है 2, तो ये क्या गिवन है, V2 गिवन है। V2 कितना है, 0.6 ml गिवन है। डन, ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी, देखो डेंसिटी गिवन है, तो क्या गिवन है, ρ2 दैट इज इक्वल्स टू 1.06 ग्राम पर ml। जो जो गिवन है लिखते जाओ, जो जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर में, मतलब V1 गिवन है। V1 कितना है, 1 लीटर। ओके, अच्छा V1 है ना ये 1 नंबर, यस। ओके, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, देखो यहां पर क्या बोला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज, मतलब कि डेल्टा टी गिवन है और फ्रीजिंग ही बोला है, मतलब डेल्टा टीएफ गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.0205 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर डिफरेंस हो, निर्भय चलो क्या हुआ, सो अगर डिग्री सेल्सियस हो, अगर डिफरेंस हो, तो डिफरेंस के केस में सेल्सियस हो या केल्विन हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर में तुम प्लस करोगे माइनस करोगे तो फर्क पड़ता है, लेकिन दो टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ऐसा समझो कि मेरे पास है 30 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो 273 प्लस 30 दैट इज 303 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। 273 इसमें ऐड करेंगे तो इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, 20। ओके, तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो सेल्सियस और केल्विन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डिफरेंस हो तब। ओके, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें एक टेम्परेचर गिवन है यहाँ पर और दूसरा नहीं गिवन है, और यहाँ पर कुछ गिवन है तो ये टेम्परेचर तुम उसमें डायरेक्टली ऐड कर दोगे, दैट शुड नॉट बी डन। ओके, हाँ बोलो। लेकिन सर फिर भी गलती से कन्वर्ट कर दे तो कर दो, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे यहाँ करके दिखा ना, देखो 30 का केल्विन में कर दिया, इसका भी केल्विन में कर दिया, और यहाँ तो आंसर तो सेम ही आएगा। कन्वर्ट कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन आंसर सेम कब नहीं आएगा कि इस एक साइड इक्वल टू के एक साइड केल्विन में है और इक्वल टू के इस साइड सेल्सियस में है, तो आंसर नहीं आएगा। ओके, तो वैसी गलती मत कर देना। रब कर दूं? ओके, सो ये हमें केल्विन में गिवन है, सॉरी सेल्सियस में गिवन है, लेकिन हमारे सारे फॉर्मूला जो है वो तो केल्विन में है, तो हम इसको केल्विन में ही रखते हैं। ओके, केल्विन, बिकॉज वी कैन राइट, ऐसे रीजन देना हो तो दे देना, फॉर टेम्परेचर डिफरेंस वी कैन राइट 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1 केल्विन फॉर टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस के लिए। अच्छा, हाँ, फिर आगे कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, भाई आई निकालो, और दूसरा द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। देखो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है, जो अभी हमने एक्स फाइंड किया, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछा है, मतलब जो डिसोसिएट हो रहा है वो कांस्टेंट जैसे कि हम इक्विलिब्रियम में निकालते थे क्लास 11th में, जैसे कि हम लेते थे ना कि रिएक्टेंट लिए हुए हैं स्टार्टिंग केस में T इज इक्वल्स टू 0 में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से 1 मोल और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन 0 वैसे लेते थे। फिर एट इक्विलिब्रियम तो भाई 1 में से x निकल गया तो 1 माइनस एक्स, इसमें से भी x निकल गया 1 माइनस एक्स, उधर x बन गया तो x और x। ओके, और फिर k निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले ऊपर क्या आता था प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आता था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो वो कांस्टेंट पूछा हुआ है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब जो डिसोसिएट हो रहे हैं कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ध्यान से पढ़ना, इसके पहले में क्या लिखा था, परसेंटेज डिसोसिएशन, ऐसा बोला था। ओके, तो परसेंटेज डिसोसिएशन बोले या डिग्री ऑफ डिसो, परसेंटेज बोल दे तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करो, और सिर्फ ऐसा बोला हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर तुम परसेंटेज निकाल के आओ तो मार्क्स काटना हो तो काट सकते हैं, आधा मार्क्स
उन्होंने परसेंटेज तो पूछा नहीं, फालतू का 100 से मल्टीप्लाई करके आ गए, तो उस केस में 0.992 ही तुम्हारा आंसर रहेगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन तो x फाइंड करो मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज ना बोला हो और बोला हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो आए x वही लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, और डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला हो, देखो वो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट हो रहा है वो बता रहा है, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, वो कोई कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट बोला है, कांस्टेंट मतलब अभी जो मैंने बताया वो इक्विलिब्रियम में हम रिएक्ट से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करके जो एक वैल्यू निकालते हैं, जो सारे एसिड के लिए कांस्टेंट मतलब पर्टिकुलर एसिड के लिए कांस्टेंट होती है कि भाई HCl के लिए ये कंसंट्रेशन होगा तो Ka की वैल्यू ये है, Kb की वैल्यू ये है, ऐसे हम निकालते थे ना। ओके, तो वो चीज यहाँ पर पूछी हुई है, तो ध्यान से पूछा क्या है वो ध्यान से देखना। यहाँ पर तुम x निकाल दोगे तो x पूछा है भाई, पहले वो तो चेक करो। ओके, हाँ तो I निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट चलो K लिख देता हूँ, ये K पूछा गया है। ओके ये दो चीजें निकालनी है। ओके चलो, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ। पहले हमें I फाइंड करना है, I फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आर देयर। ओके, I फाइंड करने के लिए कहाँ गया वो, अच्छा I फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है। एक तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली गिवन है, चार में से कोई भी डायरेक्टली हमें गिवन है, तो वो डायरेक्टली गिवन जो है डिवाइडेड बाय दी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो लिख देंगे, मतलब प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल, तो उससे भी मिल जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स से भी हमें पता चल जाएगा। डन। लेकिन ये वाली जो मेथड है ना वो हम न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे, प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि भाई एसोसिएट हो गए तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 0.5 आया और एक्चुअल आंसर हमारा क्या आया था, एक्चुअल आंसर हमारा आया था 0.504। तो वो सही है, लेकिन 0.5 और 0.504 डीप डाउन देखे तो अलग तो है ना। ओके, तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, लेकिन तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 0.5 होगा। ओके, एग्जैक्ट आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तभी मिलेगा। ओके, सो हम लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट। मतलब अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये और ये यूज ही नहीं कर सकते, तो यही यूज करो और लिख दो। एमसीक्यू करना है तो ये सब करने थोड़ी बैठोगे, एमसीक्यू में तो यही सबसे ज्यादा यूजफुल आएगा ये, क्योंकि तब थोड़ी हम एब्नॉर्मल मोलर मास फाइंड करने जाएंगे, तब थोड़ी ये डेल्टा टीएफ या फिर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी निकालने जाएंगे, और से ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं, डायरेक्टली ये कितना डिसोशिएट हो रहा है, कितने में से एक बन रहा है और एक में से कितने बन रहे हैं वो पता हो तो डायरेक्टली आई मिल जाएगा। तो एमसीक्यू में तो यही वांट ऑफ फैक्टर का यूज करना है, और वांट ऑफ फैक्टर के बेस पे एमसीक्यू तो मैंने तुम्हें बताया था वैसे ही पूछे जाएंगे। कैसे? वो स्टार्टिंग थियरी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बताया था i इज इक्वल्स टू 1 आएगा, i ग्रेटर देन 1 आएगा, i लेस देन 1 आएगा, याद आया? ओके, तो वैसे ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो यहाँ पर से हम प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, तो ये दो में से कोई भी एक उठा सकते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एसिटिक एसिड। और देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है के की वैल्यू। ओके, के की वैल्यू पूछी गई है। हाँ, तो हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो हमें गिवन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, देखो ये वर्ड जो यूज किए गए वो देखो ऑब्जर्व्ड, मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन है, हम थियोरेटिकल वैल्यू लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके आई, सो वही चीज हम करेंगे। चलो, सो पहले तो थियोरेटिकल वैल्यू कितनी होगी, तो थियोरेटिकल वैल्यू और कुछ नहीं गिवन है इन्होंने, नहीं तो हम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड के लिए वी वांट दैट KF का वैल्यू चाहिए हमें, वो तो गिवन नहीं है। डिसॉल्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व द स्ट्रेंथ, नहीं गिवन है, तो फिर तुम्हें पूछना पड़ेगा इन्होंने क्या किया है। सर मिल जाएगा डेंसिटी से, डेंसिटी वॉल्यूम से
KF कैसे मिलेगा? एम तो मिलेगा। KF तो कांस्टेंट है, उसका तो वो तो गिवन होगा, या तो वो वाला फॉर्मूला राम तारा हजार हाथ वाला। ओके, वही दो फॉर्मूला से KF और KB मिल सकता है, और तो कैसे भी के आता नहीं है। तो यहाँ पे एंथैल्पी गिवन नहीं है, तो वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। ओके, सो एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अरे वाटर है, सॉल्वेंट नहीं है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सॉल्यूट है, हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर के लिए तो कल ही हमने याद रखा था, Kb की वैल्यू कितनी थी? 0.52 और Kf की वैल्यू कितनी? 1.86। 2 और 1/2 जैसा याद रखा था ना हमने। तो Kb जो था बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर दैट इज 0.52 और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट Kf की वैल्यू फॉर वाटर दैट इज 1.86 कल जो हमने याद रखी थी। तो बस वहां से हो जाएगा। ओके डन, याद आया ना? ओके, तो ये तो हमें याद रखनी है, कल भी हमने बताया था कि वाटर के लिए याद रख लेना। सो Kf फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86। यूनिट क्या आएगा निर्भय? इसका यूनिट क्या आएगा? केजी पर मोल। हाँ ओके, केजी पर डन। तो Kf, तो यस अब हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि Kf तो मिल गया, इनटू m हम निकाल लेंगे। m कैसे निकालेंगे? m यहां से निकल जाएगा जो भी गिवन है उससे। अच्छा चलो, सो हम निकालने वाले हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF ऑलरेडी गिवन है, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड है, प्रैक्टिकल है, और हम थियोरेटिकल इसको लिख दें। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, यहाँ पे नहीं लिखना, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और हम थियोरेटिकल वैल्यू निकालेंगे, और प्रैक्टिकल बाई थियोरेटिकल करेंगे तो हमें I मिल जाएगा। अच्छा, सो थियोरेटिकल कैसे मिलेगा? डेल्टा T इज इक्वल्स टू कैम, वैसे ही करके मिल जाएगा। सो कैम डेल्टा T इज इक्वल्स टू कैम, फ्रीजिंग है मतलब F। अच्छा, तो KF की वैल्यू है 1.86 और अगेन मोलालिटी। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से हाँ ये सारे न्यूमेरिकल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो m सॉल्वेंट 1 ओके इन kg। अच्छा, अब और दूसरा फॉर्मूला हम जो हर बार यूज करते हैं वही लिख देते हैं, 1.86 इनटू N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास M2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M2 इनटू दिस इज, ये छोटा m है भाई, ओके छोटा m1 इन ग्राम लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? 1000। डन, याद आया? ये हमारा फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। किसका फॉर्मूला? N2 का फॉर्मूला। क्या है N2 का फॉर्मूला? ये है। डन, ओके, मतलब N2 का फॉर्मूला डायरेक्टली ये है, मतलब उसमें N1 भी आ गया है। ओके, याद आया ना? कंसंट्रेशन, ये तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। अच्छा, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। N2 नंबर ऑफ मोल्स, तो N2 का फॉर्मूला मतलब इसके अलावा होगा, ये जो है वो ये वाला नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो N2 का, मैं वही सोचूं कि गलती क्या हो रही है। गलती नहीं है, बट ये है मेरा N2 का फॉर्मूला। ये जो M1 है वो M1 उसकी जगह पर है। मतलब कि हम मोलालिटी के दो फॉर्मूलाज देखे थे। मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, या तो फिर डायरेक्टली इसको एक्सपांड कर दो, M2 बाय M2 इंटू M1 जो ग्राम में होगा इंटू 1000। ये दोनों में से जो फॉर्मूला यूज करना हो कर सकते हैं। तो हम हर बार यही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्राम में लेते हैं, इसलिए। kg में लेते तो ये यूज कर लो, कोई बात नहीं। kg में लेंगे तो कोई बात नहीं, ये भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ओके, तो हम ग्राम में लिख रहे हैं। चलो, तो ये लिख दिया। अब हाँ, नाउ वैल्यू डेल्टा TF निकालना है ना, 1.86 बाय M2। M2 देखो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी है तो मिल जाएगा। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला
मास बाय वॉल्यूम। वेरी गुड, मास बाय वॉल्यूम। तो ρ2 m2 v2, तो मास किस में है, मास तो फाइंड करना है भाई। सो m2 इज इक्वल्स टू ρ2 इंटू v2। ρ2 कितना है 1.06 इंटू v2 कितना है 0.6। अब ये है ग्राम पर ml और ये है ml कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर आएगा ग्राम में। यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, तो आंसर आएगा ग्राम में, जो भी आंसर आए। 16 नहीं है ये तो 1.06 है, 1.06 इंटू 0.63 ऐसा आ रहा है यार। तो को एक बार फिर से कर लेता हूँ। हाँ 0.6 मतलब आधा करेंगे, हाँ सही होगा। स्लो यार, लाओ 1.06 इंटू 0.6, हाँ सही है। ओके, दैट इज m2 मिल गया। ओके m2 यहाँ पुट करेंगे, कैपिटल M2 मतलब ये कौन है हमारा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के लिए निकालो और क्या, CH3COOH। हाँ तो 1 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब मैं नहीं लिखूंगा, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1, दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 1 जा 1, यस। सो 15 नहीं ये कितना हुआ, 12 and 3 15, इसको कर देते हैं ना पहले। 12 24 और ये 25 24 25 और 25 और 35 25 और 35 5 आया तो 30 60 ग्राम पर मोल। 60 आया ना, कोई गलती नहीं है ना, ओके 60, यस। तो 60 ग्राम पर मोल क्या आया m2। अभी m1 निकालो। m1 तो देखो वाटर है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू वाटर 1000 ml, लेकिन मुझे चाहिए, कहाँ गया ये रहा, ग्राम में चाहिए 1000 ग्राम, यस। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 kg और 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम होंगे। कन्वर्जन याद आ गया। तो 1 फॉर वाटर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 kg, ओके। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 1000। अच्छा चलो, तो अब तो सारी वैल्यू मिल गई। देखो m2 ये 0.6 नहीं, ये तो मोल है, ये रही, हाँ 0.636 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M2, ये रहा 60 इंटू M1 1000 डन। देखो ये 1000 हमने लिया, 1000 कट, तो हम केजी में लेते तो देखो यहाँ पर कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे 1 आ जाता, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। ओके अच्छा चलो, तो इसका आंसर क्या आया, ये क्या मिलेगा तुम्हें, डेल्टा TF थियोरेटिकल 1.86 इंटू 0.636, फिर से करना पड़ेगा, 1.86 इंटू 0.636, सही था, ओके, डिवाइड बाय 60। वो कितना गिवन है, 0.0205, 0. हाँ चलेगा, ओके, दैट इज 0.019716। इसको छोटा कर दे, 6 को हटा के 2 लिख देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ याद है ना सब, ओके। तो ये 2 कर दिया, हाँ ओके। तो बस अब तो आई मिल जाएगा। I इज इक्वल्स टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, प्रैक्टिकल भी हमें पता है और थियोरेटिकल भी पता है। सो डेल्टा TF प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय डेल्टा TF थियोरेटिकल, that will give you practical 0.0205 divided by theoretical 0.01972। अच्छा ये तो 1 से ज्यादा आया, 1 से ज्यादा आ रहा है क्या, आ रहा है, ओके। 1.0397 है ना, 8 कर देते हैं, 8। दिस इज द आई,
ओके अब देखो ये नियरली 1 नहीं है, नियरली 1 बोल सकते हैं लेकिन 1 से ज्यादा है। तो याद करो 1 से ज्यादा कब होता था? डिसोसिएशन में। यस, वी फॉर विक्ट्री, जिसमें इंक्रीज होगा। ओके वियोजन में वधे, ऐसे ही मुझे फिट हो गया है। अच्छा, वियोजन मतलब डिसोसिएशन और उसमें वधे मतलब इंक्रीज। वियोजन में वधे, सो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी डिसोसिएशन में और आई की वैल्यू डिक्रीज होगी एसोसिएशन। यस, डन। सो दैट्स इट 1.0398। तो यहाँ पे तो बोला ही है हमें, कहाँ गया, यहाँ तो बोला ही है क्या, डिसोसिएशन। ठीक है, सही है। अच्छा अब पूछा क्या था लेकिन, हाँ वांट ऑफ फैक्टर, ये तो हो गया, ये हो गया, देखो दिस इज डन। अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है, तो कितना मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है वो तो, ये तो हमने वांट ऑफ फैक्टर निकाला, लेकिन डिसोसिएट कितना हो रहा है तो उसके लिए तो हमें अल्फा निकालना ही पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसका तो फॉर्मूला हमें पता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अच्छा तो आई अभी निकाला 1.0398 1.0398 माइनस 1 अपॉन एन डिसोसिएट, तो कितने बन जा रहे हैं, कैलकुलेट, एक बोला ही नहीं यार, दो ही बनते हैं। ओके मुझे तो पता है, तुम लोग याद रख लो। क्या, एसिटिक एसिड में दो बनते हैं, डिसोसिएट हो तो कितने हो जाते हैं, दो। जैसे अभी इसके पहले हमने बेंजोइक एसिड देखा, तो बेंजोइक एसिड दो में से एक बन गए थे, डाइमराइजेशन। वैसे ही यहाँ पर एक में से कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ओके सो ये आ जाएगा 2। ओके तो ये तो वही आंसर आ गया, ये तो 1 आ गया, इसमें से 1 जाएगा तो 0.0398, दिस इज द अल्फा। इतना डिसोसिएट हो रहा है। डन, समझ में आ गया, पक्का? ओके हाँ चलो देन ढूंढना था हमें कांस्टेंट। ओके तो देखो क्या है हमारा, 6 एसिटिक एसिड CH3 हैविंग डेंसिटी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके तो हमने लिया है CH3COOH, उसको डाल दिया पानी में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच होगा और ये दो बन जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना हम, 2CH3COOH। डन। ओके सो होगा क्या, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये तो सॉल्यूट है ना हमारा, सो उसके n मोल्स होंगे स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल्स टू 0। इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हम लिखते नहीं है, अदरवाइज 55.55 मोलर हमें पता ही है। और ये लोग होंगे, ये दो है ना, तो मैं ऐसे दो अलग अलग लिख देता हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ओके ये एक और ये दूसरा, दो मोल्स को एक एक मोल अलग अलग लिखा है। अच्छा तो ये n, इसको डैश मारो, ये 0 और ये 0, ऐसे मिलेगा स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, तो इसमें से कितना गया, n माइनस n अल्फा इसमें से जाएगा। ऐसे हम करते थे इक्विलिब्रियम में 11th में, याद है ना। सो n माइनस n अल्फा, और यहाँ पे बनेगा क्या, n, जितना गया उतना बनेगा। ओके सो n अल्फा बनेगा और n अल्फा बनेगा। डन, याद आ गया। ओके सो दैट्स इट। हाँ तो कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू, उनका कितना बना, n अल्फा मतलब n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख दो। ओके डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बना, n माइनस n अल्फा। ये पता है ना ये कैसे लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, अगर 2 है तो ऊपर डायरेक्टली 2 भी लिख सकते थे हम, तो डायरेक्टली 2 लिखता तो भी स्क्वायर ही होता। ओके दो प्रोडक्ट गिनो या एक गिनो, दो लिखते, दो अलग अलग लिखे तो n अल्फा लिखा, अगर एक लिखते तो एक के ऊपर 2 आता, क्यों, क्योंकि वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, तो इन दी एंड स्क्वायर ही होने वाला है। ओके समझ में आ रहा है ना सबको, ओम आ रहा है ना। हाँ देन नीचे n अल्फा मतलब ये n माइनस n अल्फा। ओके तो इसमें फिर
इसमें एक n तो उड़ जाएगा, एक n को उड़ा n, ओके, और अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एक n हट गया, इसमें से n कॉमन निकाला, वो n निकल के इसके साथ कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा तो है हमारे पास और n भी है हमारे पास, n निकाला ना हमने, कहाँ गया? हाँ, अलग से हमने n नहीं निकाला, लेकिन हमारे पास सब कुछ है उसका सामान निकालने के लिए। लिख लो ना तो समझ में आए। ओके, लिख लेते हैं। N2 that is equals to given mass upon molecular mass। लिखा है ना, लिखा है? हाँ हाँ, वही तो N2 डायरेक्टली पता है क्या हमें? हाँ सर, वो N2 से I के नीचे जो N लिखा है, N is equal to 2 लिया है ना, वो n नहीं है, ये n कौन सा है? ये वाला जो n है, इसमें वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हम n लेते थे, PV इज इक्वल्स टू nRT में जो n है वो n है। समझ में आया? मोलारिटी की डेफिनेशन में, मोलालिटी की डेफिनेशन में जो n है वो n है ये, और ये भाई साहब ये जो n है वो तो वॉन्टो फैक्टर में जो n आता है वो n है, बोथ आर डिफरेंट। ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर और आफ्टर दी एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये है वॉन्टो फैक्टर वाला n। लेकिन ये n क्या है? ये तो हमारा सॉल्यूट के मोल्स है। समझ में आया निर्भय? ओके, सो वो है, ये n नहीं है। अच्छा, तो ये हम गिन रहे थे। सो m2 बाई कैपिटल M2, तो M2 तो निकाल, M2 हमने निकाला ना, वो डेंसिटी वाला ये रहा 0.636, और ये M2 कितना आया था? 60। डन। तो इससे तो हमारा सॉल्यूट के मोल्स मिल गए, कितने हैं? 0.636 डिवाइडेड बाय 60, 0.0106। ओके, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.0106 इनटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कहाँ है? ये रहा 0.0398 इंटू 0.0398, दो बार लिख दिया, -1 माइनस 0.0398, दैट्स इट। चलो, तो फिर क्या आया है? 0.0106 इंटू 0.0398 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय आंसर 1 माइनस 0.0398। क्या बात करें? हाँ, तो ये तो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू तो ऐसी आ सकती है। ओके, 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। बुक में क्या आंसर आया है? 1.86 आया है, 10⁵ है ना? यस, करेक्ट। तो 1.75 इज द आंसर। ओके, बुक में 86 है, व्हाटएवर 86, हाँ जो भी हो। ओके, हमारा क्या है 1.86, और इसको देखो 1.86, तो वो चलेगा, इतना वेरिएशन तो चलता है। 1.86 की जगह 1.75 है, मतलब वेरिएशन कितने का है? 0.11 का वेरिएशन है। ओके, इतना वेरिएशन तो चलता है। तो दिस इज आवर कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा गिवन है, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर दे। हाँ देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, और हमें डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है। ओके, डन। ओके, सो कहाँ गया? हाँ, हम रिवीजन कर रहे थे। सो इसका फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस भी हमें गिवन है, ऑब्जर्व वैल्यू। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो वॉन्टो फैक्टर और दूसरा के की वैल्यू। और ये के कौन सा है? कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं वो। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है, लेकिन फाइंड तो करना ही पड़ेगा हमें। ओके, सो क्या हुआ देखो,
सबसे पहले तो हमने डेल्टा टी एफ की प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन है, तो थियोरेटिकल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिससे कि हमें आई मिल जाए। तो आई के लिए हम डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल वैल्यू, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कैम, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो के एफ, अभी के एफ पता नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम फिर से पढ़े, पता चला यहाँ सॉल्वेंट तो क्या है, वाटर ही है, बेंजीन होता तो नहीं कर सकते। ओके मतलब गिवन होता बेंजीन के लिए के की वैल्यू, के एफ की वैल्यू, लेकिन वाटर के लिए तो हमने याद ही रखी हुई है 1.86। और मोलालिटी, मोलालिटी की डेफिनेशन हमने लिख दी, और वो डेफिनेशन में जो जो चीजें नहीं है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सॉल्यूट, मतलब हमारे पास M2 नहीं है, M2 नहीं है तो डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, उससे M2 निकाला। फिर कैपिटल M2 भी नहीं है, मोलर मास, तो मोलर मास जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे निकाला 60 ग्राम पर मोल। M1 भी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम गिवन है, तो वाटर के लिए वॉल्यूम गिवन हो तो मास तो हमें पता कर ही सकते हैं, 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो वैसे हमें 1000 ग्राम भी गिवन है। ये सब पुट कर दिया तो हमें डेल्टा टीएफ मिल गया थियोरेटिकल, तो वो वैल्यू आ गई है। अब वन ऑफ फैक्टर प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, यहाँ पर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो लिख दिया तो हमें आई मिल गया। आई मिल गया वो ग्रेटर देन 1, मतलब हमें पता चल गया हाँ सही है, डिसोसिएट हो रहा है। ओके, अभी दूसरा कांस्टेंट निकालना है। तो कांस्टेंट के लिए तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारा एसिटिक एसिड है, पानी में डाला तो वो डिसोसिएट हो रहा है, मतलब एक में से दो पार्टिकल बन जा रहे हैं, तो हमने दो पार्टिकल ले लिए। पहले n मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n जो भी हो वो थे, और 0 थे एट स्टार्टिंग में। फिर इक्विलिब्रियम पे, ये हम न्यूमेरिकल करते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11 में। सो n में से अभी जितना यूज हुआ उतना बनेगा, जैसे 1 में से 1 में से 0.5 यूज हो गया तो बनेगा कितना 0.5, 1 में से 0.2 यूज हो गया तो बनेगा कितना 0.2, लाइक दैट। तो 1 में से n अल्फा यूज हुआ तो बनेगा कितना n अल्फा। ओके, सो दैट्स इट। फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपलीफिकेशन किया। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये n मतलब क्या है, n2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो हमने ढूंढ के लिख दिया, दैट इज 0.0106, ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। ओके, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स यहाँ ऊपर लिख दिया। फिर अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा तो ढूंढा हुआ ही है, उसका स्क्वायर कर दिया, नीचे 1 माइनस अल्फा, वो भी पता है। यहाँ पे एक n कैंसिल हो गया है, इसके साथ कॉमन निकाल के, वो भी ध्यान रखना। सो दैट्स इट, इसका आंसर आ गया हमारा 1.75 into 10⁻⁵ तो ये हमारा कांस्टेंट k था। अंडरस्टूड? ओके, पक्का? तो यही था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर। तो हमारे सारे न्यूमेरिकल भी हो गए, सारे कंसेप्ट भी हो गए। नाउ सबसे पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कंसेप्ट की, एक बार रीडिंग कर लो, एनसीईआरटी में से ही करो, बढ़िया है। ओके, उससे अच्छा एनसीईआरटी से अच्छा कोई नोट्स नहीं है केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ो, दैट्स इट। सारे कंसेप्ट हो जाए उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि एक नोट्स में सारे टॉपिक के नाम, तुम्हें 5 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, सिर्फ नाम से ही। पहले क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, इसमें एप्लीकेशंस थी, थोड़े यूटिलाइजेशन, अच्छा। सेकंड क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा। फिर क्या पढ़ा, तो वो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसमें डिटेल्ड में पढ़ा। ओके, कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन है, से लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड, वो सब कुछ। फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। ओके, 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। वो सब कुछ तुम्हें एक नोट्स पे सिर्फ टॉपिक के नाम लिखने हैं और रिवाइज करना है। अच्छा, मोलालिटी फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था, लाइक दैट। वैसे पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, जो भी हमने लास्ट तक पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सब कुछ फॉर्मूला से साथ रिवाइज कर देना है 5 मिनट्स में। ओके, उतनी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए कि 5 मिनट्स में तुम रिवाइज कर, जहां रुक गए बुक निकालो, देख लिया बुक बंद कर दो। ओके, देख लो जहां रुक गए, तो ऐसा नहीं कि फिर 5 मिनट की जगह आधे घंटे से वो याद ही कर रहे हो, नहीं, उठाओ, देख लो और बंद कर दो। ओके, और फिर वापस रिवाइज करो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स यही करना, कौन से, ये 13 न्यूमेरिकल कर लेना जो एग्जाम्पल में है। उसके बाद इन टेक्स्ट के करना, और उसके बाद, अच्छा उसके बाद इन टेक्स्ट मत करना, उसके बाद एक्सरसाइज के कर लेना और फिर इन टेक्स्ट करना। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज में थोड़े बहुत ईजी है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। इजी है, सारे ही इजी है, लेकिन फटफट हो जाएंगे, फटाफट एकदम। ओके, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करना। ओके, तो एग्जांपल्स करो, फिर एक्सरसाइज के करो, और फिर इन टेक्स्ट के करो। डन, इतना हो जाए तो एग्जाम्पलर देख लेना, वो भी हो जाए तो PYQ मोर देन इनफ है। ओके, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा,
कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला सारे क्लियर होने चाहिए, हम जो नोटेशन लिखते हैं ABCD अल्फा बीटा गामा किसके लिए क्या यूज हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा। अब हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जहां हम रुके थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके।